नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देशिका जारी हो गई है। कब हुई है? 2/5/2023 को जारी हो गई है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं हम। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी पूरी दी जाएगी, तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। आगे देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्रमांक इतने इतने के अनुसार 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी काउंसलिंग के लिए अब दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे देखते हैं। जो आपकी नियम भर्ती प्रक्रिया है 2018 की है और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर हुआ था 2020 में। विज्ञापन के आधार पर स्कूली शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। सिर्फ वे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जिनके लिए नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं वो ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और जिनके नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको उत्तीर्ण होना चाहिए और 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक शिक्षक में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है। यदि आपके पास बीएड है तो आपके पास स्नातक की उपाधि होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद आपको 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स करना होगा, आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। जिनके पास बीएड है उनके लिए यह आवश्यक है। आगे देखते हैं। 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए और 4 वर्ष ये आपका डीएलएड होना चाहिए। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी के साथ साथ शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, अथवा इसके अलावा स्नातक उपाधि तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है। आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के शैक्षणिक योग्यता की अर्हताओं पर 5% की छूट दी जाएगी। कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? 5% की। आयु सीमा क्या होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु के लिए हम सारणी देखते हैं। अधिकतम आयु कितनी होना चाहिए? अतिथि हैं तो उनके लिए 200 दिवस पूरे होना आवश्यक है। अधिकतम आयु देखते हैं। पुरुषों की अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष होना चाहिए और अतिथियों के लिए 49 वर्ष होना चाहिए। महिलाओं के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष होना चाहिए और अतिथियों के लिए 54 वर्ष होना चाहिए। आगे देखते हैं। महिला एवं पुरुषों के लिए जो स्वशासी संस्था हैं, कर्मचारी नगर निगम सैनिक में हैं, उनके लिए 45 वर्ष होना चाहिए और अतिथियों की आयु निश्चित नहीं की है, कितनी होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 साल और अतिथियों के लिए 54 साल। दिव्यांगजन के लिए 45 साल, अतिथियों के लिए 54 साल होना अनिवार्य है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, कब काउंसलिंग है, इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो लंबा हो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। संपूर्ण जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। दस्तावेज
सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन के बारे में देखते हैं। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड कराने होंगे। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टियां करनी होंगी कि किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना है, तो उनके लिए जिला चूज करना होगा। लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए ऐसी सुविधा नहीं है। जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों, उनकी प्रमाणित प्रति जो 3 सेट में होंगी लाना होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान किए जाएंगे और कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपके सत्यापन ऑनलाइन प्रमाणीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है सत्यापन हेतु उपस्थित न होने पर अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन की एवं आगे की कार्यवाही पृथक रूप से सूचित की जाएगी। जो आपके स्कूल चॉइस करना है उसके लिए अलग से विज्ञप्ति आएगी। अनुमानित समय सारणी देखते हैं। अतिथियों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित पंजीयन कराना है 4/5/2023 से 8/5/2023 तक कराना है। एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड कर होगी। मई 2023 में हो जाएगी और दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड मई या जून में हो जाएंगे। नेक्स्ट है जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन हो जाएगा आपका जून में और सत्यापन के उपरांत सूची का प्रकाशित हो जाएगा जुलाई में और जुलाई में ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आगे देखते हैं हम प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची। आपको जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र में 10वीं की अंक सूची, ठीक है, 12 की अंक सूची। इसके बाद स्नातक उपाधि की अंक सूचियाँ। यदि आप सेमेस्टर से हैं तो पूरी सेमेस्टर की, यदि आपने वर्षवाई किया है तो पूरे वर्षों की यानी 3 वर्षों की, या फिर सेमेस्टर से हैं तो 6 की, ये लाना होंगे। इसके बाद आप बीएड की अंक सूची, वही नियम है सभी सेमेस्टर की, वर्षवाई हैं तो सभी वर्षों की। डीएलएड की अंक सूची वही सेमेस्टर वाई हैं सभी सेमेस्टर की, वर्षवाई हैं तो सभी वर्षों की, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। ऐसे आरक्षण का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसके लिए आपको प्रमाण पत्र लाना होगा संबंधित अधिकारियों के साथ। नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लाना होगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है पुराना नहीं चलेगा, आपको नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लाना होगा और अतिथि शिक्षण अनुभव, यदि आपने अतिथि से डाल रहे हैं फॉर्म तो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र लाना होगा। नेक्स्ट है स्थानीय दिव्यांग, यदि आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका भी आपको प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र सहित संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और उपनाम, यदि आपने नाम बदलवाया है या आपने उपनाम बदलवाया है, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र या फिर नाम परिवर्तन या उपनाम परिवर्तन की दोनों की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम
के प्रकाशन की प्रति, जो राजपत्र निकलता है ना, उसमें आपका नाम परिवर्तन हुआ है तो वो प्रति लानी है और आपको शपथ पत्र लाना है। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी वर्ग 3 से संबंधित, जो आपकी नियुक्तियों हेतु काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये आपकी संपूर्ण जानकारी है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।